गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आज के vocab सेशन 13 में। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करना चाहेंगे आज का सेशन। जी बिल्कुल। हम्म तो देखिए vocab सेशन 13 का पहला वर्ड आज का है क्या? आर्टिकुलेट। देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये आदमी नहीं आर्टिस्ट होता होगा। क्या होता होगा भाई? ये आदमी नहीं आर्टिस्ट होता होगा। और ये आर्टिस्ट किस मामले में होता होगा पता है? जिसको बोलने की क्षमता, बोलने की कैपेसिटी बहुत ही बेहतरीन हो। ठीक है? तो आर्टिकुलेट का हिंदी कहेंगे क्या? सुवक्ता। अब जरा हिंदी तो कर लिए, डेफिनेशन देख ले। ए पर्सन हु इज वेल एक्सप्रेसेस, है ना? वेल एक्सप्रेसेस। ठीक है, ये वेल एक्सप्रेस करते हैं, हटाओ। क्या करते हैं? वेल एक्सप्रेस। मतलब जो चीज़ों को एक्सप्रेस करने के समय कहीं भी हिचकिचाता नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता है, उसे हम आर्टिकुलेट करते हैं। तो 3 बार पढ़ना है, फिर आपको याद हो जाना है ये। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड्स भी हैं क्या? एक वर्ड तो मिनिमम होना चाहिए। बिल्कुल है। क्या है? इलोक्वेंट। तो ये देखो मैंने आपको पहले भी सेशन नंबर 7 में पढ़ाया था कि जिस आदमी को स्टेज पर स्पीच देने में काफ़ी अच्छा महसूस होता है और भाषा प्रवीण होते हैं ये, जिस भाषा को चयन करते हैं भाषा देने के लिए, उसमें ये क्या होते हैं? कहीं भी हिचकिचाते वगैरह नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं क्या? भाषा प्रवीण। इंग्लिश में होगा डेकोरेटिव स्पीकर, डेकोरेटिव स्पीकर या बेल स्पीकर ऑन स्टेज। याद रह जाएगा। तो आर्टिकुलेट का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? एक बार फिर से, पर्सन हु इज वेल एक्सप्रेसिव, जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है चीज़ों को, आर्टिकुलेट होता है। और एलोक्वेंट जो होते हैं वो स्टेज पर अच्छा भाषण देने वाले लोग होते हैं। कह सकते हैं कि दोनों आपस में साइनोनिमस ही हैं। सेकेंड वर्ड इज बेनिफिशियरी और नॉमिनी। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि पहले के समय में जब आप लोग बैंक अकाउंट के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे तो उसमें नॉमिनी एक टर्म होता था, जिसमें आपकी मम्मी या आपके पापा अकाउंट जब खुलवाते थे तो आप ही लोग का नाम डालते थे। अब उसके जगह पर कॉलम में लिखा आ रहा है क्या? बेनिफिशियरी नेम। ठीक है ना? मेडिकल वगैरह की सुविधाएं अगर किसी डिपार्टमेंट या जॉब में होती हैं तो वहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो होता है उसमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो अपने फैमिली के मम्मी पापा भाई बहन जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें बेनिफिशियरी बना सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट उन लोगों का भी फ्री होगा। तो पर्सन हो रिसीव बेनिफिट। ठीक है? किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का जिसे लाभ मिलता है उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं। और हिंदी करना ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। लाभ प्रार्थी, मतलब जिसे लाभ प्राप्त होगा। क्लियर? अब इसका रिलेटेड वर्ड ढेर सारा है, तो चलो देखते हैं बारी-बारी से। पहला है बेनिफैक्टर, का मतलब होता है लाभ देने वाला। जैसे हमारे मम्मी-पापा है ना, प्रॉफ़िट हम लोगों को देते हैं, तो लाभ देने वाले को क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। वन हू प्रोवाइड बेनिफिट। बेनिवोलेंट जो होते हैं वो दयालु लोगों को कहना है। किनको कहना है? दयालु लोगों को। जिनका नेचर होता है एकदम कि किसी भी आदमी को जब ज़रूरत है जब मदद करें, काइंड हार्टेड पर्सन। बेनिफिशियल का मतलब होता है जैसे अभी आप गर्मी के मौसम में पानी वाली चीज़ें खाइए, जैसे ककड़ी है, खीरा है, लालमी बोलते हैं आप लोग, है ना? तो ऐसे तो शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो तरबूज और खरबूजा बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये सब ज़्यादा आप अगर सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी होता है। तो बेनिफिशियल होता है आपके लिए। ठीक है? चाय वगैरह कम कर दीजिए और पानी की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करिए। खाने-पीने में थोड़ा-सा रात का खाना कम खाइए। थोड़ा-थोड़ा खाना दिन में बार-बार खाइए, है ना? जो अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए, समथिंग वेरी यूज़फुल। और बेनिफिशिएंट होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं? बेनिफिट, क्या लिखा है? बिज़नेस विथ बेनिफिट। हाँ, ये भी सही है। बेनिफिशिएंट जॉब वगैरह को कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? जॉब वगैरह को बेनिफिशिएंट। मतलब क्या होता है? ये आपका लाभदायी होता है, ये भी लाभदायी होता है, लेकिन ये बिज़नेस वगैरह को कहते हैं। ठीक है? और जो स्वास्थ्य के लिए होता है उसको हम बेनिफिशियल कहते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादातर ये चर्चा में रहता है, बेनिफिशियल। इसका एंटोनिमस पूछेगा तो आपको हार्मफुल वगैरह देगा, तो आप वहाँ से माइंड कर सकते हैं। जब इसका एंटोनिमस पूछेगा तो क्या देगा? हार्मफुल देगा। चलिए, अब बाकी तो आप हार्मफुल के सेंस में आप जो भी वर्ड्स जानते हैं, इंजूरियस वगैरह सब याद कर ही सकते हो ना।
तो ये था आपके पास में जो बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर, बेनिवोलेंट का कॉम्बिनेशन था। अब अगला स्लाइड में देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफर। तो सबको पता है कि बिब्लियो का मतलब किताब होता है। बिब्लियो का मतलब क्या होता है भाई? किताब होता है। चलो ये तो बुक पता हो गया। ग्राफर का मतलब डिजाइन, ग्राफ का मतलब डिजाइन। तो बिब्लियोग्राफर का मतलब होता है जो किसी भी किताब का डिजाइन सेट करता है कि ये किताब ऐसे छपनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो किताब का डिजाइन सेट करने वाला, तो हिंदी नहीं लिखेंगे, ये हिंदी यही याद करेंगे, पर्सन हु सेट डिजाइन फॉर बुक। अब हम देखते हैं कि बिब्लियो से रिलेटेड और भी टर्म्स कौन कौन से फेमस वाले यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहला वर्ड है बिब्लियोफाइल होता है, ये पुस्तकों का प्रेमी होता है। इसको आदत होती है, ये बेड पर भी सोएगा तो दो चार वो किताब लेकर ही सोएगा, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते सो जाएगा। तो पुस्तक प्रेमी कहेंगे इसको हम, बिब्लियो। ऐसे भी देखो, बिब्लियो मतलब किताब होता है, फाइल का मतलब लवर होता ही है। बिब्लियो क्लेप्ट, यहाँ से तो क्लेप्टोमेनिया मतलब चुराने की बीमारी पड़े होंगे आप। तो बिब्लियो क्लेप्ट का मतलब होता है वो आदमी जो दूसरों की किताबें चुराता है। तो वन हुआ स्टील्स अदर बुक, ठीक है, जो दूसरों की क्या करता है, किताबें चुराता है, उसे हम लोग बिब्लियो क्लेप्ट करते हैं। पुस्तक चोर कह सकते हैं, पुस्तक चोर। सुनते भी होंगे जब हम लोग मतलब जूनियर क्लासेस में हुआ करते थे, तो ऐसा होता था कभी कभी कि किसी का पुस्तक चोरी हो गया और उसने कॉम्प्लेन किया है जाकर के ऑफिस में कि सर मेरे ये वाला किताब गायब है, नहीं मिल रहा। चलो, अब तो देखो सब स्टूडेंट होशियार हो गए हैं, सारे गार्जियन अपना इतना अच्छा संस्कार देते हैं बच्चों को कि इन सब चीज़ों को करने की नौबत ही नहीं आती है। सब बच्चों का अपना अपना खुद का ही किताब होता है। और आजकल तो अपना ही किताब पढ़ा हुआ पार नहीं लगता, तो दूसरे का क्यों चुराएंगे, है ना। बिब्लियोलॉजिस्ट का मतलब होता है क्या, वन हु स्टडीज अबाउट बुक, मतलब किताबों का विकास कैसे हुआ होगा, किताबों में चीज़ों को कैसे रखना होगा, किताबों का क्या महत्व है, ये सब अध्ययन करने वाले को बिब्लियोलॉजिस्ट कहेंगे। पुस्तकों का अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति। ऐसे ये पूछता नहीं है ना, पूछता यही दोनों है। तो पहले यही दोनों याद करेंगे। और ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। प्लेगियरिस्ट का हिंदी होता है आपके पास में साहित्य चोरी, ठीक है ना। प्लेगियरिस्ट में आईएसटी लग गया है, इसका मतलब हो जाता है आपके पास में कि कोई व्यक्ति है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे वन हु से। ओके, जब भी आईएसटी लगता है तो हम वन हु से डेफिनेशन स्टार्ट करना सिखाए थे आपको स्टार्टिंग के ही क्लासेस में। अब तो आप लोग सेशन 13 में पहुंच चुके हैं, हम लोग फर्स्ट ही सेशन से ये सिखा रहे हैं आपको। तो प्लेगियरिस्ट का शुद्ध हिंदी कहा जाता है स्टूडेंट साहित्य चोर। चलिए क्या बोलते हैं इसको, साहित्य चोर बोलते हैं। तो जो व्यक्ति साहित्यिक चीज़ों को चुराता है, उसे हम लोग कहते हैं। जैसे कहना यह है कि कोई कविता आपने लिखा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी कर लेता है और अपना नाम भी नीचे प्रिंट कर देता है, कॉपीड भी नहीं लिखता है या कलेक्टेड फ्रॉम, ये सब कुछ नहीं लिखता है, तो वो आदमी प्लेगरिस्ट ही कहलाएगा। और अभी साउथ में एक मूवी भी आई थी, जिसमें एक डायरेक्टर एक मूवी बनाता है और वो मूवी जो है वायरल हो जाती है। उसकी वजह होता है क्या कि वो मूवी ऑलरेडी कलकत्ता की, मतलब कि बंगाली किसी लेखक के द्वारा आज से 60 साल पहले ही लिखा जा चुका था वो कहानी। और सेम कहानी वो यहाँ पे फ़िल्माता है और बोलता है कि नहीं, नहीं, ये कहानी तो मेरी अपनी खुद की है, ये कहानी हो ही नहीं सकती किसी और की। तो उसको वह भी प्लेगैरिज़्म का वहाँ पे क्या लगता है, आरोप लगता है और उसे जेल होती है। इस मूवी में ये थीम दिखाया गया है। तो प्लेगैरिस्ट का मतलब है वन हू स्टील्स अदर राइटिंग, जो दूसरों की कविताएँ, राइटिंग्स वगैरह चुराता हो। मिसोलॉजिस्ट जो आदमी होता है उसे पढ़ने लिखने से ही घृणा होती है, पर्सन हू हेट्स नॉलेज, ठीक है। तो बस ये जानने के लिए ठीक है। कह सकते हैं सीधे तौर पे कि आप इसका एंटोनिमस आप लोग फिलोलॉजिस्ट, क्योंकि देखो मिसो मतलब हेटर और फिलो का मतलब लवर होता है, और लॉजिस्ट मतलब हो रहा है अध्ययन। तो जिससे नॉलेज से प्यार होगा उसे फिलोलॉजिस्ट कहेंगे, और जिससे घृणा होगा उसे मिसोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ये भी स्लाइड आपका कंप्लीट हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको याद ही होता है कि कार्ट मतलब बैलगाड़ी से पूरा दुनिया का मैंने बोला था चक्कर लगाया गया था किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति को मैंने कार्टोग्राफर कह दिया। मतलब जिस आदमी ने दुनिया का घूम करके नक्शा बनाया होगा उसे हम कहेंगे कार्टोग्राफर। तो हिंदी भाषा में इसको मानचित्रकार करते हैं, हिंदी। और बाकी तो आप डेफिनेशन समझ गए, मानचित्रकार। आएँगे आगे। कैलीग्राफर होता है वो आदमी जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है, ठीक है? इसको हिंदी भाषा में कहते हैं सुलेखक, जिसकी लेखन शैली बहुत ही खूबसूरत होती है। राइटिंग वगैरह इतना अच्छा लिखता है कि आप लोग को लगने लगेगा कि कंप्यूटर प्रिंट भी करते तो इतना बढ़िया नहीं आता। तो पर्सन विथ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। इसका एंटोनिमस यहाँ पे है कैकोग्राफर। जिस आदमी की हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी होती है उसे हम कैकोग्राफर कहते हैं। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? पेंसिल मतलब चलिए, अब यहाँ से मुझे बताइएगा, आप लोग एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर हैंडराइटिंग को क्या कहते हैं जिसे हम पढ़ नहीं सकते?
ये तो होगा जिस आदमी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है कैलीग्राफर, जिसकी खराब होती है कैपोग्राफर। तो डॉक्टर हैंड राइटिंग जिसे हम पढ़ नहीं सकते, बताओ जल्दी से कमेंट। डॉक्टर हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी टेप्ड। चलो नहीं पता, ऑप्शन आपको देंगे तब बता दीजिएगा। हम्म, विदाउट ऑप्शन बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो नहीं याद आ रहा है किन्हीं को, ठीक है, सोचना, दिमाग पे जोड़ देना, प्रेशर देने के लिए रहने देता। बहुत अच्छा, कोई ना कोई तो महारथी आने ही वाले थे, इन्होंने अपना दिखाया दम। और क्या आंसर बता रहे हैं? जिसे हम पढ़ नहीं सकते उसे बोलते हैं एलिजिबल। ILLEGIBLE, अपठनीय हिंदी भाषा में इसको बोला जाता है। चलिए थैंक यू कमेंट के लिए आप लोगों का। अब देखिए अगला जो आपके पास में स्लाइड या टर्म है वो क्या है वो देखते हैं। कोरियोग्राफर है प्रोफेशनल डांस टीचर को कहा जाता है, जो डांस सिखाते हैं सबको, उनको कहा जाता है प्रोफेशनल को कोरियोग्राफर। क्लाउन जो होता है ये जोकर होता है, आप इसको जोकर कह सकते हैं, लेकिन जोकर जो होता है वो ताश के पत्तों में होता है, और सर्कस में जो आदमी होता है उसको हम जोकर नहीं क्या बोलते हैं, क्लाउन बोलते हैं। तो पर्सन हु एंटरटेन अस इन सर्कस, ठीक है, या एट द सर्कस भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सर्कस में लोगों को हंसाने वाले व्यक्ति को हम जोकर के नहीं कहेंगे, ऑप्शन में दोनों रहेगा, जोकर भी रहेगा क्लाउन भी रहेगा, आपको जोकर नहीं क्लाउन आंसर करना है ना। जोकर का मतलब हम सब लोग हैं, जिनका भी मजाक बन जाता है वो सब जोकर साबित हो जाते हैं ना। चलो, क्यूरेटर जो होता है वो क्रिकेट के पिच का देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है, और म्यूजियम का देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है, ये होता है क्यूरेटर। तो हिंदी नहीं करेंगे, बस याद रखेंगे केयर टेकर ऑफ ए क्रिकेट पिच और म्यूजियम इज नोन एज क्यूरेटर। रिलेटेड वर्ड में कस्टोडियन याद रखना, ये हॉस्टल का देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है, वन हो, या केयर टेकर ऑफ ए बिल्डिंग भी कह सकते हैं, हाँ ये सही है, केयर टेकर ऑफ ए बिल्डिंग ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, वार्डन जो होता है ये एक्चुअल में बिल्डिंग का तो हो गया आपका कस्टोडियन, लेकिन जब हॉस्टल की बारी आती है तो हॉस्टल के लिए यूज करते हैं हम लोग वार्डन का, ठीक है ना। ऐसे भी आप सबको पता है कि वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे हॉस्टल की, ये तो स्पोकन में आप लोग यूज करते हैं। बिल्डिंग के लिए आपको याद रखना है कस्टोडियन होता है, और क्रिकेट पिच के लिए क्यूरेटर था। अब देखिए आज ज़्यादा थीम वाइज वर्ड्स नहीं रखे गए हैं तो कोई बात नहीं, और अच्छा है हमारे लिए, थोड़ा सेशन आराम से जल्दी समाप्त हो जाएगा। याद करके बताओ मेरे को, आर्टिकुलेट होता था जो आदमी बहुत ही अच्छा बोल सकता था, बेस्ट एक्सप्रेसिव आदमी होता था। साइनों में क्या देने वाले हो आप लोग, मेरे अलावा 5 लोग हो, कमेंट कर सकते हो। रजनी एंड श्रेया का आंसर है डी, निशा का आंसर डी है, चलो ठीक है थैंक यू। और भी लोग हैं, आमिर का भी आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है सबका। क्या करेंगे, एलोक्वेंट करेंगे, आंसर डी करेंगे। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो क्या करके देता है, लाभ प्राप्त करके ले जाता है ना। नॉमिनी का सेंस में मैंने बताया था, शायद आपको याद होना चाहिए था, तो आंसर कमेंट में करेंगे आप सब लोग, क्या एक करेंगे। चलिए थैंक यू। अब यहाँ से आ जाओ बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट का मतलब होता था ये दानी आदमी होता था, उदार दिल इंसान होता था। तो आप क्या आंसर देना चाहोगे, काइंड हार्टेड देना चाहोगे? बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग ऑब्लिक हटा लेना, ये ऑब्लिक नहीं है, काइंड हार्टेड आंसर ही सामने सामने था, सही हो। चलिए अब हमारे पास जो बचा है वो बेनिफिशियल है, इसका मतलब होता है लाभदायी, स्वास्थ्यवर्धक। तो सेलोब्रियस भी कर सकते हैं, क्योंकि सेलोब्रियस का मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है। यूजफुल भी कह सकते हैं, तो आंसर बी करेंगे। बेनिवोलेंट आप समरिटन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, समरिटन तो हृदय सम्राट होता है, बेनिवोलेंट तो कोई भी हो सकता है, हम आप सब हो सकते हैं, लेकिन समरिटन हम लोग नहीं हो सकते। एंटोनिमस के कुछ वर्ड्स कलेक्शन यहाँ पे आपको पास दिख रहे होंगे। बेनिफिशियरी का उल्टा पूछ रहा है, बताइए। जो आपको मतलब लाभ ले जाता है उसका उल्टा हम बेनिफैक्टर दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, चलो तो डी देते हैं। बेनिफिशियरी हो गया लाभ लेने वाला, और बेनिफैक्टर हो गया लाभ देने वाला। बेनिफोलेंट होता है दानी आदमी, आपका उदार आदमी, उल्टा में कंजूस टाइप का कुछ है यहाँ पे देखो, या दूसरे का गलत सोचने वाला। बेनिफिट सोचने वाला बेलीवोलेंट, और निगेटिव सोचने वाला मेलीवोलेंट। क्या करेंगे कमेंट हम? चलिए ए कर देंगे। थैंक यू, कमेंट अच्छा आ रहा है आप लोग का। सेलुब्रियस अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे बताया था कि यह स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो स्वास्थ्यवर्धक का उल्टा होगा खतरनाक या हानिकारक, डिट्रीमेंटल, हैजार्डस, डिजास्ट्रस, हार्मफुल, है ना, ये सब दे सकते हैं, तो आंसर बी करेंगे। याद रहना चाहिए, सेलुब्रियस का मतलब हो गया पॉजिटिव वर्ड, हिंदी होता है स्वास्थ्यवर्धक। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैलीग्राफी है, सबको पता है कि सुलेखन होता है, तो उल्टा कैकोग्राफी होगा। यहाँ पे ग्राफी ही होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा सुटेबल होता है ना। जब दिया है आपको अब स्ट्रिक्ट नाउन, तो अब स्ट्रिक्ट नाउन ही आंसर दीजिए, कॉमन नाउन नहीं दीजिए।
तो बेहतर होगा आंसर सी करेंगे सब। बिल्कुल, कैलीग्राफी गुड हैंडराइटिंग, टाइपोग्राफी बैड हैंडराइटिंग होता है। चलिए बाकी ये स्लाइड आपको परमानेंट मिलेगा क्योंकि ये तो जान ही रहे हैं कि एक ही स्लाइड पर हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल तो। बच्चों को जॉइन करवाना जी आपको ज़िम्मेदारी दिया गया है। अगला वर्ड देखिएगा इडियम्स है। और इडियम्स में आज हम लोग सारे वर्ड्स क्लियर करेंगे जो हैंड से रिलेटेड है। तो हैंड से रिलेटेड इडियम्स में सबसे पहला है लेंट ए हैंड। लेंट ए हैंड का मतलब ये होता है कि किसी को आपने अपना हाथ देना। तो हाथ देना मदद मतलब साथ देना। नहीं बोलते हैं कि कोई ट्रक वगैरह को या कोई व्हीकल को थोड़ा-सा गड्ढे से बाहर निकालने रहे हैं हाथ से ही लोग। तो आपने क्या कह रहे हाथ दे दीजिए थोड़ा आप भी, है ना? तो हाथ देना यानी साथ देना। तो कोई भी काम वगैरह को हेवी वर्क को करने में मदद करने के सेंस में आप यूज़ करते हो तो हेल्प और असिस्ट आंसर आएगा। बाई हैंड का मतलब है कि आप किसी काम को मैन पावर से करवा रहे हो, है ना? हाथों से ही कोई काम करवा रहे हो, जैसे भवन निर्माण वगैरह, कोई मशीन नहीं लगा रहे हो, तो बाई हैंड का मतलब हो गया मैनुअली। इसका मतलब ये होता है आप मैनुअली समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिज़िकली समझिए। कोई भी काम को फिज़िकली फ़ोर्स से करना, फिज़िकली, ठीक है ना? इसका हिंदी होता है मानव श्रम से, मानव श्रम द्वारा, मानव श्रम द्वारा। एट हैंड का मतलब होता है ना कि जैसे क्या होता है कि देखो भाई एक हाथ की दूरी पर ही तो वो खड़ा है, बुला लो उसको भी। इसका मतलब होता है एट हैंड का मतलब होता है एक हाथ की दूरी पर, ठीक है ना? एक हाथ की दूरी पर। अब जैसे आप एक हाथ की दूरी पर बोलते हो तो आपको दिमाग में समझ में आता है कि ओह! यानी ये बहुत ही नज़दीक खड़ा व्यक्ति है, वेरी क्लोज़ या नियर बाय। बेट हैंड्स डाउन तो ये वही बात हुआ कि अरे तुमको मारने के लिए, तुमको पीटने के लिए हमको अपने हाथ भी नहीं उठाने पड़ेंगे, हम तो तुमको हाथ नीचे कर ही हरा देंगे। तो बीट हैंड डाउन का मतलब होता है क्या? बिना ज़्यादा प्रयास किए। क्या? बिना ज़्यादा प्रयास किए। चलिए बिना ज़्यादा प्रयास किए। हो गया क्लियर? तो आंसर आपके पास हो जाएगा वेरी इज़िली। आउट ऑफ हैंड ये कहा जाता है ख़ास करके गार्डियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखा जाएगा और वहाँ पे लिखेगा कि उनके बेटे जो थे या उन लोगों के वो लड़के जो थे वो हाथ से निकले जा रहे थे। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब ये होता है हाथ से निकल जाना यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। ठीक है ना? हाथ से निकलना। आज तो लाइट डिस्टर्ब है काफ़ी जगह, है ना? चलिए हाथ से निकल जाना। क्या होगा? आउट ऑफ कंट्रोल होगा। गाँव में तो जब लाइट नहीं होता है तो बहुत अंधेरा सा फ़ील होता है क्योंकि इन्वर्टर का ऑप्शन अभी भी बहुत ही कम लोगों के पास है। वैसे तो पंचायत स्तर पे सौर प्लेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा देते थोड़ा कम पैसे में ना तो ज़्यादा अच्छा होता। लोग अपने-अपने घरों में लगा लेते हैं। पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा देंगे तो सब पैसा ले लेते हैं, लगाते नहीं हैं। सोलर प्लेट डिस्ट्रीब्यूट करवा देते। मुखिया जी कहाँ हैं पता नहीं। देखिए विथ ए हाई हैंड ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि देखो अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको टीचर तो छोड़ देते हैं लेकिन डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं वो डाँट अच्छा लगाते हैं। जैसे किसी दिन आपको कोई कॉमन ड्रेस पहन के जाना है कि आज भाई टी-शर्ट पहन के आएगा और आप गलती से उसने ब्लू पहन के चले जाते हो जो रोज़ जा रहे होते। तो आपके टीचर जो होते हैं वो तो छोड़ भी सकते हैं कि भगवा जल जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो आज पर। लेकिन जो प्रिंसिपल टाइप के लोग होते हैं वो आपको नहीं बख्शते हैं क्योंकि उनको डिसिप्लिन मेंटेन कराना भी तो उनका ज़िम्मेदारी होता है ना। तो विथ ए हाई हैंड का मतलब ये होता है क्या? काफ़ी ज़ोर देके, मतलब ये काफ़ी ज़ोर देते हैं डिसिप्लिन पे। तो हिंदी सेंस होता है काफ़ी ज़ोर देते हुए, ठीक है ना? काफ़ी ज़ोर देते हुए। इंग्लिश आपके पास होगा ऑप्रेसिवली, ठीक है ना? ऑप्रेसिवली यानी वेहीमेंटली होता है। वेहीमेंटली का मतलब ये होता है काफ़ी ज़ोर दे करके। या फ़ोर्सिबली कह सकते हैं अपनी भाषा में कि ये फ़ोर्स करते हैं कि अगली बार से तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पापा-मम्मी को हम लोग फ़ोन करके मतलब कि काफ़ी सुना देंगे खरीखोटा कि भई वो आपको ऐसे कैसे भेज देते हैं। टू हैंड का मतलब होता है कि देखो भाई आप मार्केट में तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपके घर पे जो है वही आपके लिए अवेलेबल है। तो कम टू हैंड का मतलब होता है आसानी से हाथ आना, ठीक है ना? आसानी से मिल जाना, यानी कि बिकम अवेलेबल ईज़िली आसानी से मिल जाना, कम टू हैंड। देखो इसके लिए कहावत है सुन लो, कम टू हैंड है ना, जैसे गार्जियंस लोग में खास करके मम्मी लोग का डायलॉग हुआ करता था कि देखो भाई बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना आसान नहीं है, लेकिन दामाद इंजीनियर और डॉक्टर ढूँढ लेना आसान है। और सच बात भी है मुझे लगता है क्योंकि अब देखिए क्या है, बेटा को डॉक्टर इंजीनियर हम तब ना बनाएँगे जब बेटे में पहले वो शार्पनेस होगा।
दूसरी बार वो बात क्या है ना कि ठीक है, तो उतना डेडिकेशन, उतना खर्च, मेंटेन हम स्टार्टिंग में ही करते चल जाएँगे और करते हो जाएगा तब ना। लेकिन जब आती है शादी-वादी की बारी तो हम लोग सोचते हैं कि अरे 10 लाख रुपए की जगह 15 लाख रुपया देंगे, बढ़िया-सा जॉब वाला और डॉक्टर इंजीनियरिंग ढूँढ के लाएँगे बेटी के लिए। तो वहाँ से ही ये इडियम्स वहाँ भी सूट करता है कि पता नहीं क्यों मानसिकता है लोगों की कि भाई दामाद को डॉक्टर इंजीनियर हाथ में लेना आसान है, आसानी से मिल जाएँगे, लेकिन आसानी से बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना आसान नहीं है। तो बिकम अवेलेबल ईज़िली इसका पूरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑन हैंड है, तो ये तो वही हुआ कि ऑन हैंड का मतलब अरे मेरे हाथ पर ही तो रखा हुआ है। देखो मेरे हाथ पर पानी का बूँद गिर रहा है, लगता है बारिश होगा। ऑन हैंड का मतलब हाथ पर जैसे ही आप बूँद का महसूस करते हैं, बूँद को, पानी को, तो कहते हैं लगता है बारिश होगा। इसका हिंदी हो गया ऑन हैंड का मतलब संभावित, ठीक है? ऑन हैंड का मतलब संभावित। हैंड इन ग्लव्स यानी ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि आपके हाथों में आपने ग्लव्स, जैसे क्या है ना कि हैंड इन ग्लव्स मतलब हाथ में ग्लव्स, ग्लव्स हाथ में, मतलब क्या है? इंटीमेट दिया है। मतलब समझना ये है कि आप ना किसी आदमी को अपने ग्लव्स खोल के देते हैं और अपने हाथों से उसे टच करने की कोशिश करते हैं, प्यार करने की कोशिश करते हैं। यानी कि टू बी इंटीमेट का सेंस यही है कि किसी को मतलब कि एक्साइट करना, किसी को अपने टच से उसे टच करके, समझ रहे हैं? रिलेशन के लिए थोड़ा-सा उकसाने का सेंस होता है। तो हैंड इन ग्लव्स का मतलब ये भी होता है, इंटीमेट, है ना? टू बी क्लोज, रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा-सा हैंड इन ग्लव आप लोग रिवीजन करना खुद से देख लेना हिंदी वगैरह और क्या-क्या होता है इसका। फ्रॉम हैंड टू माउथ ये तो होता है गुजारे भर, कि मेरे पास बस इतना है कि हम अपने हाथों से उठा के अपने मुँह तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम इसको वापस सेव नहीं कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है सिर्फ़ गुजारे भर। कि कोई व्यक्ति कहता है कि देखिए भाई हम इतना ही कमाते हैं कि सुबह कमाएँगे, शाम को खाएँगे, शाम को कमाएँगे, सुबह खाएँगे। तो सिर्फ़ गुजारे भर हम कमाते हैं, हम सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह नहीं जानते। इसका मतलब आदमी गरीबी में जी रहा है, टू लिव इन पॉवर्टी होगा। चलिए, आज ये बच्चा सीखने वाला है जंप फ्रेज़, तो चलिए इसको जंप करवाते हैं थोड़ा, है ना? देखिए जंप से कितना फ्रेज़ आप इसको सिखा पाते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सा फ्रेज़ है जंप से। सबसे ये बउआ सीखेगा जंप टू कंक्लूजन यानी हिंदी होता है निष्कर्ष पे पहुँचना। तो मैं तो कहूँगा कि ये आपका फ्रेज़ कम है और फिक्स कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। निष्कर्ष, है ना? निष्कर्ष पर पहुँचना। चलिए, क्या हो गया? निष्कर्ष पर पहुँचना। इंग्लिश आपके पास हो गया अराइव एट कंक्लूजन या कम टू कंक्लूजन। तो इसमें याद रखना है सीधे आपको जंप टू कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष पे पहुँचना। अगला आपके पास है जंप एट अपॉर्च्युनिटी होता है मौके को झपटना, मौके को जाने ना देना, ठीक है ना? मौके को जाने ना देना। मौके पर चौका मारना बोलते हैं और क्या? मौके को जाने ना देना। तो जंप टू कंक्लूजन नहीं, जंप एट कंक्लूजन यहाँ पे याद करिएगा, सॉरी अपॉर्च्युनिटी और जंप टू कंक्लूजन, है ना? तो इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो ए से याद रखना है कि वोवेल वाला में वोवेल है, यानी एट में अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे। जंप अपॉन का मतलब होता है शिकार को झपट करके पकड़ना। प्रे बोले तो शिकार होता है, तो वही लिखा मैंने कैच, प्रे या हंट। इसका मतलब ये होता है जंप अपॉन का मतलब होता है झपट्टा मारना। क्या करना भाई? झपट्टा मारना। चलिए तो झपट्टा मारना इसका हिंदी होता है। ये वर्ड थे कुछ खास जो आज आपको सिखाए थे मैंने कि आर्टिकुलेट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि बोलने में काफ़ी अच्छा होता है, सिनोनिमस में आपको इलोक्वेंट बताया गया था। बेनिफिशियरी जो होता है वो आपका लाभ रिसीव करने वाला व्यक्ति होता है, इसको हम पहले से नॉमिनी जानते थे। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आपके पास में आर्ट ऑफ डिजाइनिंग बुक्स, ठीक है? डिजाइनिंग बुक्स। तो किताबों को डिज़ाइन करने के आर्ट को बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। कैलीग्राफी जो होता था वो आपके पास होता है पर्सन विथ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होता था। ये सब ज़्यादा है जो कि इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हमने फिर से इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है? तो आप लोग अपने ढंग से ऐड करिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमको कौन-कौन सा वर्ड आज खास लगा, ठीक है? हैंडराइटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोवर्ब ऑफ द डे में क्या है।
तो यानी प्रोवर्ब रखा है जो ये ग्रामर में भी पूछता रहता है, कॉमन एरर में, फिलर में, इम्प्रूवमेंट में, तीनों जगह। क्या है भाई? ए वर्ड इन हैंड, सॉरी, ए वर्ड इन द हैंड। सुने आप लोग? ए वर्ड इन हैंड नहीं, ए वर्ड इन द हैंड इज बर्थ टू इन द बुश। यानी कि इन द हैंड और इन द बुश, जब कंफ्यूजन होता है चीजों का तो हम लोग ऐसे ही क्लू निकालते हैं। जैसे आगे इन द बुश था, वैसे ही इन द हैंड होता है। कहना क्या होता है ना, कि आप कह रहे हो झाड़ियों में भी चिड़िया हैं। अरे भाई, तो झाड़ी में जो चिड़िया है वो दूसरे आदमी की है ना, लेकिन आपके पास जो आपके हाथ में चिड़िया है वही आपकी चिड़िया है। यानी कि योर थिंग आर योर्स। आपकी चीजें आपकी हैं और दूसरे की चीजें दूसरों की है। अब देखो हमने कौन कौन सा शब्द सीखा यहाँ से। आर्टिकुलेट सीखा, जिसका मतलब भाषा प्रवीण हुआ। एलोक्वेंट भाषा प्रवीण हुआ। बेनिफिशियरी नॉमिनी। आप लोग भी बोलो मेरी तरह अपने अपनी जगह पे, ठीक है। बेनिफैक्टर का मतलब लाभ देने वाला। बेनिफोलेंट दानी। बेनिफिशियल लाभकारी शरीर के लिए। बेनिफिशियंट बिजनेस वगैरह लाभकारी। बिब्लियोग्राफर डिजाइन सेट करता है किताब का। बिब्लियोफाइल कौन होता था? किताबों का प्रेमी। बिब्लियोक्लेप्ट पुस्तक ही चुरा लेता था। बिब्लियोलॉजिस्ट पुस्तकों के बारे में अध्ययन करता था। मीसोलॉजिस्ट को घृणा होता था नॉलेज से। कार्टोग्राफर मानचित्र बनाता था। कैलीग्राफर अच्छी राइटिंग लिखता था। कैकोग्राफर क्या बुरा राइटिंग होता था। क्लाउन सर्कस में हंसाने वाला होता है। क्यूरेटर होता है पीच या तो फिर म्यूजियम का देखरेख करने वाला। कस्टोडियन किसी भी पब्लिक बिल्डिंग का देखरेख, और वार्डन हॉस्टल का देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है। ये सारे वर्ड्स आपने थीम वाइज में आज सीखे। चलो अब आंसर कमेंट करो। परफेक्ट स्पीकर को क्या कहेंगे? अब ये मत कहना कि ऑप्शन नहीं है, अब आंसर बता सकते हो। चलो अब हम ही बताते हैं। आर्टिकुलेट कहते हैं ना। चलो, वन हु टेक केयर ऑफ ए म्यूजियम और क्रिकेट पिच। याद आया? ओके सर, बिल्कुल, क्यूरेटर। हम्म, सही कमेंट है। वन हु स्टील अदर हैंड राइटिंग या राइटिंग। क्या याद आया? साहित्य चोर। कौन होता था? साहित्य चोर कौन होता था? अच्छा, प्लेगरिस्ट होता था। बिल्कुल। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग याद है? नहीं याद है? चलो, याद होना चाहिए था। कैलीग्राफी। ऑप्शन सी। वन हु टेक केयर ऑफ ए हॉस्टल। वार्डन ऑप्शन में है? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिख देंगे वार्डन, डब्ल्यू से होता है, सॉरी, है ना, डब्ल्यू से। ओके, तो दो ऑप्शन यहाँ पे फालतू था आपका। कस्टोडियन था जो पब्लिक बिल्डिंग के लिए था, है ना, और ये था क्लाउन जो आपको हंसाता था सर्कस में। तो ये दोनों ऑप्शन फालतू था, इसी की जगह पे सही ऑप्शन टाइप करने थे। चलो कोई ना, आप समझदार बच्चे हो। बताओ जल्दी से। चॉकलेट प्रॉब्लम है, लेकिन आप सुन के बता सकते हो, चॉकलेट खा नहीं सकते हो। या है तुम्हारे पास तो बैग से निकाल के खा लेना अगर सही बता दोगे तो। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब, मतलब, मतलब हाथों से लेकर मुंह तक जाएगा, उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है कि हम रख पाएंगे। गरीबी में जीना का मतलब होगा माइजरेबली जीना। ठीक है। माइजरेबल का मतलब ही होता है फटेहाल स्थिति, तो माइजरेबली का मतलब गरीबी में। आंसर क्या करेंगे? सी। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमेशा सेम नहीं देगा बबुआ, जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपको देगा अलग अलग भी। चलो, बाकी तो आपको इसका प्रमोशन ही है यहाँ पे। तो थीम बाइज आपको चल ही रहा है, स्टोरी सुना के, कहानी सुना के, इडियम्स याद करा ही रहे हैं। प्रोजल वर्ब आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ये टेस्ट में क्रिएट करके देंगे। टाइम एंड टाइड बे सिंगुलर है या प्लूरल, प्लीज एक्सप्लेन। देखो, टाइम एंड टाइड वाला क्वेश्चन हो, टू एंड टू वाला क्वेश्चन हो, ठीक है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन का जवाब सिंगुलर भी सही होता है, प्लूरल भी सही होता है। अब देखो क्या होता है, अगर क्वेश्चन ईरर में पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए? ईरर में। तो ईरर में जब पूछा जाएगा तो हम आंसर क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। बेट है तो बेट्स, बेट्स है तो बेट। फिल इन द ब्लैंक्स में जब पूछा जाएगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब रखिएगा। ठीक है ना। कॉमन ईयर में क्या करेंगे? वेट है तो बेट्स, बेट्स है तो वेट, यानी कि आंसर कर देना हर हाल में वहीं पे जहाँ पे बेट या बेट्स दिख रहा है। फिलर में हमेशा प्लूरल वर्ब आंसर करना पड़ेगा आपको। ईरर इंप्रूवमेंट में इंटरचेंज करते हैं।
तो देखो स्टूडेंट, अल्फ़ाबेटिकल कलेक्शन का मैं ये सोच रहा था यहाँ पे कॉम्बिनेशन लाने के लिए आप लोग को, ठीक है? तो अल्फ़ाबेटिकल कलेक्शन का कॉम्बिनेशन मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए। देखो उसका पीपीटी रेडी होगा, तभी आपके लिए ला पाऊँगा। मैचिंग टेबल टाइप का होगा। एक स्लाइड में 5 वर्ड, एक स्लाइड में 5 वर्ड, और जो उसमें ख़ास वर्ड रहेगा, उसके लिए मैं स्लाइड आपको रखूँगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो थोड़ा-सा इस पे काम करता हूँ इस वीक, तो नेक्स्ट वीक से आप लोग को डे बाँट दूँगा कि इतना दिन थीम-वाइज़ चलेगा और इतना दिन अल्फ़ाबेटिकल वोकैब चलेगा। ओके? मैचिंग टेबल रिवीजन के लिए जो मैं कह रहा हूँ, वही चीज़ हुआ अल्फ़ाबेटिकल वाला ही। वीकली क्विज़ का मतलब है कि आप सोच रहे हैं टेलीग्राम पे हम फिर से क्विज़ शुरू करें। तो आप लोग अगर रेडी हो तो हम क्विज़ सेक्शन रख सकते हैं, है ना? और मंथली 2 टेस्ट जो हो रहा था, उसको हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में भी अप्लाई कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? प्रतिदिन वाला टेस्ट हम क्रिएट अगर नहीं कर पाते हैं, तो मंथली 2 गो टेस्ट कर देते हैं। और ये पूछना था कि क्या हम मंथली टेस्ट ऑफलाइन रखेंगे, तो आप लोग आ जाओगे? बोलो। ऑफलाइन टेस्ट अगर हम 2 गो रखते हैं, तो आ जाओगे सब लोग? सन्नी कमेंट कर रहे हैं, आ जाएँगे। श्रेया कह रही हैं, आ जाएँगे। हुँ, ओके। आमिर भी बोल रहे हैं, रजनी भी बोल रही हैं। चलो ठीक है, तो इसका भी हम डेट फाइनल कर देते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ये ऑफ़लाइन मोड में आकर के आप जो टेस्ट देते हो और सामने से प्राइज़ लेकर के जाते हो, तो आपके लिए क्लैपिंग्स वगैरह होती है, इन सब चीज़ों से एक्साइटमेंट थोड़ा-सा बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम प्लान करते हैं, एक प्लानर बना कर के आप लोग को देना शुरू करते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा देख लो, जो बच्चे अभी संकोच कर रहे हैं, उनको थोड़ा बोलो कि यार बहुत ही बेनिफिशियल बैच है और बाई कर लो, ठीक है ना? पॉकेट से पैसे तो निकालोगे नहीं, बस बातें कर सकते हो उनसे। तो चलिए, आप लोगों का ये वाला जो सेशन है, हुँ, आज का समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो आज कौन-कौन थे जुड़े हुए? सन्नी थे, निशा थे, आमिर थे, रजनी थी और कोई एक थे श्रेया, है ना? चलिए ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। सर ग्रामर का ऑनलाइन बैच आएगा क्या? जी हाँ, 25 तारीख से सुबह में 7:30 बजे वाला बैच ग्रामर का ऑनलाइन आएगा, जो पीपीटी स्लाइड पे पढ़ाऊँगा डिजिटल बोर्ड पे। ओके? तो 25 तारीख से उसका बैच आएगा। एडवर्टाइज़मेंट डिज़ाइन है, बस उसको 25 तारीख से बैच है तो अभी से आउट नहीं किए थे। कल से सारा एडवर्टाइज़मेंट रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर बाद में कल।